साथियों नमस्कार आदाब। मैं अंचल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने न्यायालय के पहले पार्ट में आपसे न्यायालय की बेसिक बातों पर बात की थी, मुकदमों पर बात की थी, न्यायालयों का एक सूक्ष्म परिचय भी दिया था। इसी के साथ में न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा के ऊपर भी मैंने आपसे बात की थी। अब हम न्यायालय के दूसरे पार्ट में बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय पर, अर्थात सुप्रीम कोर्ट। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह विश्व के किसी भी अन्य न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्तियां और अधिकारिताएं रखता है। हमारे यहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, न्यायपालिका को भी पर्याप्त शक्तियां और सुरक्षाएं प्रदान की गईं। अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं और विकेंद्रीकृत शक्ति भी रखती हैं। जब अंग्रेजों का शासन था तब 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी ही है और साथ में यह भी उस समय प्रावधान था कि उस संघीय न्यायालय के विरुद्ध यदि अपील करनी होती थी तो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में करनी होती थी और उस प्रीवी काउंसिल का स्थान भी हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। और संविधान के भाग 5 जिसका नाम संघ है के अंतर्गत अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े प्रावधान रखे गए हैं और अनुच्छेद 124 से 147 तक इसके बारे में लिखा गया है, जिस अध्याय का नाम है संघ की न्यायपालिका। तो एक एक आर्टिकल पर हम विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की संख्या आर्टिकल 124(1) पर यदि हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी। अर्थात उस समय पर एक मुख्य न्यायमूर्ति और अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था, अर्थात टोटल 8 न्यायाधीशों का प्रावधान। संसद को यह संख्या कम करने का अधिकार नहीं है किंतु बढ़ाने का है, क्योंकि उसमें शब्द है अनधिक, मतलब 7 से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। अर्थात इससे कम संख्या संसद नहीं कर सकती। अब अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अभी तक 5 बार यह संख्या बढ़ाई है और अंतिम बार 2008 में संसद द्वारा पारित किए गए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम 31 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इस समय पर कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश हैं और जो 2008 में संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। अभी मैं नेशनल जुडिशियल जो कमीशन बन रहा है उसके ऊपर ना बात करते हुए जो परंपरागत रूप से रहा है अभी तक, या अभी तक जो संविधान में लिखित है उस आधार पर नियुक्ति का बात करूंगा। आर्टिकल 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के
ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। यदि हम संविधान की इस भाषा पर गौर करें तो हमको कई तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम उम्र 65 वर्ष की है और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न अन्य किसी न्यायमूर्ति की नियुक्ति की दशा में मुख्य न्यायमूर्ति से बात की जाएगी। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान है, जैसे इसमें एक शब्द का प्रयोग है कि परामर्श। मैं पढ़ देता हूं दोबारा। सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात। अब यहाँ परामर्श का अर्थ क्या है कि या तो परामर्श राष्ट्रपति पर आबद्धकारी हो, अर्थात बिल्कुल मानना चाहिए, या फिर परामर्श कितने और किन न्यायाधीशों से किया जाना चाहिए। तो ये दो प्रश्न उलझे और बाद में यह फैसला किया गया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। अगला देखते हैं मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए आर्टिकल 124(2) में जो प्रावधान दिया गया है वही मुख्य न्यायमूर्ति पर भी लागू होता है। अब मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को लेकर प्रमुख सवाल यह है कि उसका चयन सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए या योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। और वर्तमान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत स्थिर हो चुका है। इसका लाभ यह है कि न्यायाधीशों में इस पद को लेकर कोई खींचतान नहीं होती है और न ही किसी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना पैदा होती है। पर इसका नुकसान यह है कि कभी-कभी ज्यादा योग्य न्यायाधीश सिर्फ इसलिए मुख्य न्यायमूर्ति नहीं बन पाता कि उसकी वरिष्ठता कम थी। समग्र रूप में देखें तो वर्तमान व्यवस्था को संतोषप्रद माना जा सकता है। और जो यह फैसला हुआ था वो 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही की जाएगी। अब अगला आते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। जैसा कि 124(2) में दिया हुआ था कि 65 वर्ष की आयु तक वह अपना पद धारण करेगा, यही उसका कार्यकाल हो जाएगा। अगला देखते हैं न्यायाधीशों की अर्हताएं अर्थात क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। आर्टिकल 124(3) में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कौन सी अर्हताएं पूरी करनी होती है यह दिया हुआ है। इसमें 2 अर्हताएं दी हुई है। पहली है वह भारत का नागरिक हो और दूसरी है कि वह निम्नलिखित 3 में से किसी एक अर्हता को पूरा करता हो। ये 3 में है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरा प्रावधान है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो।
इस अवधि में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो। और तीसरा इसके लिए है कि वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये थी न्यायाधीश की अर्हताएं। अब आती है न्यायाधीश की शपथ। और न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 124(6) में दिया हुआ है कि वह कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। और यह जो शपथ है उसका जो प्रारूप होगा वो जो संविधान की 3री अनुसूची में दिए गया है उस आधार पर होगा। अब अगला आता है वेतन व कार्य शर्तें। और न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा आर्टिकल 125(1) में दी गई है। अगला है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। आर्टिकल 127 में बताया गया है कि यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति न हो तो तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश स्वस्थ नहीं है या किसी अन्य कारण से वह अपना कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तब तदर्थ न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिकल 127 के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हताएं रखता हो। कई ऐसे न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखते हैं परंतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हैं। और यदि आवश्यकता पड़ती है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की तो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में हम उनका चुनाव कर सकते हैं। अगला है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 में बताया है कि आवश्यकता होने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। इस कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा उच्च न्यायालयों के उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बुलाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखते हैं। अगला है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो, स्वास्थ्य कारणों से अपने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो आर्टिकल 126 में प्रावधान किया गया है कि तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा। पर 1993 के बाद जो फैसला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा उसे ही इस प्रयोजन के लिए लिया जाएगा, तो 1993 के बाद इस प्रावधान का विशेष महत्व नहीं रहा है। अगला देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर होगी जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति
राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेगा। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें दिल्ली में ही हो यह अनिवार्य नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि सभी बैठकें एक ही स्थान पर हों। अगर हम आर्टिकल 130 की भाषा पर गौर करें तो इसमें अंतर्निहित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक से अधिक स्थानों पर बैठ सकता है। अगला है पद की रिक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद 4 तरीकों से रिक्त हो सकता है। पहला, यदि न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष हो जाए तो वह सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सेवानिवृत्त हो जाएगा। दूसरा, यदि 65 वर्ष की आयु से पूर्व ही उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तीसरा, वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दे। और चौथा तरीका है कि न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा दिया जाए। पद से हटाने की इस प्रक्रिया को प्रचलित भाषा में महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट कह दिया जाता है। हालांकि संविधान में राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा गया है, लेकिन हम साधारण भाषा में ही इसे कह देते हैं। अब हम समझते हैं कि न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जिसे हम साधारण भाषा में महाभियोग कहते हैं। तो इसमें पहली बात है कि न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि ये ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों और राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही यह अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है। अर्थात ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों को हस्ताक्षर करके देना होगा कि हम इनको हटाना चाह रहे हैं, तब यह अध्यक्ष को देंगे। उसके बाद अध्यक्ष या जो सभापति है वह निर्णय करता है कि यह प्रस्ताव स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं। इसके लिए वह क्या करता है कि ऐसे व्यक्तियों से परामर्श कर सकता है जिन्हें वह इसके लिए ठीक समझे, और जो उपयुक्त सामग्री है और तथ्य है उन पर विचार कर सकता है। और यदि वह तय करता है कि प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति का विशेषाधिकार है कि वह इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति प्रकट करके इस प्रस्ताव को खत्म कर दें। लेकिन यदि अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें 3 व्यक्तियों की समिति गठित करनी होती है, जिनमें से एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति तथा तीसरा एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। अब यह समिति जांच करती है कि जिस न्यायाधीश पर कदाचार का दोष लगाया गया है वह वाकई में दोषी या असमर्थ है या नहीं। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ना तो कदाचार का दोषी है और ना ही असमर्थ, तो यह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वह कदाचार का दोषी या असमर्थ पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट उसी सदन में पेश की जाती है जहां यह प्रस्ताव शुरू हुआ था। अब इस प्रस्ताव को पारित होने की शर्त यह है कि दोनों सदन अलग अलग इसे पारित करें। दोनों सदन में यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अर्थात जितने भी कुल सदस्य हैं, जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो 545 का बहुमत चाहिए, मतलब 50% प्लस, और जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 चाहिए, तब यह प्रस्ताव पारित होगा।
उसके बाद जब दोनों सदनों से ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का आदेश जारी कर देता है। लेकिन एक शर्त यह भी है कि यह सारी प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये इसलिए किया गया है कि भारत के न्यायाधीश बेफिक्र होकर और बिना चिंता के अपने निर्णय देने में स्वतंत्र हो, बाध्यकारी अपने आप को महसूस ना करें। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, वो है उनका क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां। जैसा कि मैं शुरुआत में ही कहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह यह परिसंघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट है, जो मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। साथ ही यह इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति या इनको हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं की तरह यह देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय भी है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां यहीं खत्म नहीं होती, यह राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति भी रखती है, जो इसे उपरोक्त दोनों न्यायालयों से अलग करती है। अर्थात अमेरिका और इंग्लैंड में के न्यायालयों के पास ऐसी शक्ति नहीं है। तो अब हम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार को विस्तार से समझते हैं। पहला, मूल या आरंभिक अधिकारिता। मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि इन मामलों में किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। अर्थात तो कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिनमें हम सर्वोच्च न्यायालय में सीधे ही जा सकते हैं, जैसे कि एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हो, या एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो और दूसरी तरफ भी एक या अधिक राज्य हो। तीसरा विवाद यह हो सकता है कि भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्य हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो। इसको इस तरह समझ लीजिए कि केंद्र सरकार हो और यूपी की सरकार हो, या फिर यूपी की सरकार हो और कर्नाटक की सरकार के बीच विवाद हो, या फिर केंद्र सरकार और यूपी की सरकार एक गुट में हो और दूसरे गुट में केरल की सरकार हो। तो इस तरीके से अगर कोई विवाद होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाना होता है। दूसरा है रिट अधिकारिता अर्थात रिट ज्यूरिसडिक्शन। संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं, जो आर्टिकल 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा घोषित किया है। और इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है और इसके लिए 5 प्रसिद्ध रिट, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रक्षा सहित अन्य प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। और मैंने इन रिटों पर मूल अधिकार की ऑडियो में बात की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एल चंद्र कुमार के मामले में यह घोषणा की थी कि सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को दी गई रिट अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अर्थात संसद इस शक्ति को ना तो कम कर सकती है और ना ही
समाप्त। पर हाँ, संविधान के अनुच्छेद 139 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह उचित समझे तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार अन्य विषयों पर भी कर सकती है, लेकिन अभी तक संसद ने इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया है। तीसरा है अपीलीय अधिकारिता, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय भी है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 5 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें। तो ये हमने मुख्यतः 5 भागों की जगह 4 भागों में बांटी हैं। पहला है इसमें संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। तो आर्टिकल 132 में कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय के किसी निर्णय या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबद्ध विधि का सारवान प्रश्न हो, अर्थात यह सस्टेनेबल क्वेश्चन हो, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इस आशय का ही प्रमाण देगा कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। तो इस तरीके से संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें हो गई। दूसरा है सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें। आर्टिकल 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है जब वह निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करती हो। पहली, विधि का सारवान प्रश्न निहित हो। दूसरा, वह प्रश्न सामान्य महत्व का हो, अर्थात कई व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ता हो। और तीसरा, उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। अब जो तीसरी अपील है वह है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें, और चौथी थी विशेष अनुमति की अपीलें। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय की अगली शक्ति पर, वह है सलाहकारी अधिकारिता। आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति आर्टिकल 143 के मामले से प्राप्त है। मैं आर्टिकल 143(1) की लैंग्वेज बताता हूँ। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। इस लैंग्वेज में कुछ विवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति को प्रतीत होने का अर्थ क्या है। राष्ट्रपति को प्रतीत होने का अर्थ है मंत्रिपरिषद को प्रतीत होना, अर्थात यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए राय देना अनिवार्य है। तो इसका आंसर है कि नहीं, वह बाध्यकारी नहीं है। तीसरा प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, राष्ट्रपति द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर है कि प्रश्न वास्तविक हो। यह जरूरी नहीं है, मतलब प्रश्न वास्तविक हो यह जरूरी नहीं है, वह प्रश्न काल्पनिक भी हो सकता है।
किंतु यह कल्पना निरंकुश व अतार्किक नहीं होनी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, यह प्रश्न कल्पना भी हो सकता है क्योंकि यदि हम उसकी लैंग्वेज पर गौर करें कि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, और जो संभावना होती है वह कल्पना ही होती है। अगली शक्ति है अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। आर्टिकल 129 में यह घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय, आदेश या निर्देश होंगे वह सब स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयुक्त कर सके। और अभिलेख न्यायालय की दूसरी विशेषता यह है कि उसे अपने अवमान या कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति होती है। ध्यान रहे कि संविधान में न्यायालय की अवमानना का प्रयोग तो है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। अगली शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। ध्यान रहे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तरह न्यायिक पुनर्विलोकन की अत्यंत व्यापक शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में उसे यह शक्ति दी गई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत व्यापक स्तर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, लेकिन भारत में इतनी ज्यादा शक्ति इस चीज के लिए नहीं दी गई है। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला उठा था 1973 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने घोषणा की कि संसद मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में नहीं। अर्थात यहां से संविधान का मूल ढांचा निकल कर आया और 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन संबंधी शक्ति पर 3 प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन धीमे धीमे 1977 में यह स्पष्ट होता गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी संविधान के मूल ढांचे में शामिल है, अर्थात इसे किसी भी तरह कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। और 1980 तक मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर ही दिया कि न्यायिक पुनर्विलोकन सामान्य स्थितियों में संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और वर्तमान में यही कंडीशन है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद किसी भी स्थिति में ना तो कम कर सकती है और ना ही छीन सकती है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियां या अधिकारिताओं पर बात करें तो इसमें पहली है अन्य निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति। इसका अर्थ है आर्टिकल 137 के माध्यम से कि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन्हें बदल भी सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है तो उसे पुनर्विचार याचिका कहते हैं,
अर्थात कुछ याचिकाओं के माध्यम से ही यह कार्य होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि जिन याचिकाओं के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका कहते हैं। अन्य शक्तियों में दूसरी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना। आर्टिकल 141 की लैंग्वेज से हम यह समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होंगी, अर्थात यह अंतिम विधि के तौर पर स्वीकार की जाएगी। अगला है पूर्ण न्याय करने की शक्ति, और इस शक्ति की चर्चा आर्टिकल 142 में की गई है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी बात या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अगली शक्ति है मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति। आर्टिकल 139 में सर्वोच्च न्यायालय को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली शक्ति है कि किसी उच्च न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवाने की। यदि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उससे जुड़े मामले अलग अलग उच्च न्यायालय में चल रहे हों तो सर्वोच्च न्यायालय उन सभी मामलों को अपने पास मंगवाकर एक साथ निपटा सकता है, और वह यह कार्य महान्यायवादी के निवेदन पर भी कर सकता है और अपनी इच्छा से भी। और दूसरी शक्ति है कि उच्च न्यायालय के किसी मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का, मतलब यदि उसको लगता है कि इस उच्च न्यायालय की जगह दूसरे उच्च न्यायालय में यह कार्य किया जाए तो वह ऐसा कर सकता है। अगली शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, और यह आर्टिकल 145 के तहत दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकता है। अगली शक्ति संघीय न्यायालय की शक्तियां। आर्टिकल 135 के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कार्यरत संघीय न्यायालय की सभी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दी गई हैं। अगली है संविधान की व्याख्या की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है। अगला है निर्वाचन विवाद से जुड़ी शक्ति। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उठा है तो उसका निपटान करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ये कुछ अन्य शक्तियां इसमें दी गई हैं। यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि की बात करें तो ऐसी शक्ति संसद को दी गई है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बढ़ा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकें उसके लिए उन्हें कुछ सिक्योरिटी प्रदान की गई है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो हम जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, अर्थात कार्यपालिका का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा, जैसा कि हम जानते हैं कि 65 वर्ष की आयु तक वह अपने कार्य करने को स्वतंत्र है और उसको हटाने का एकमात्र तरीका है कि ये उस पर कदाचार और असमर्थता साबित हो जाए, और हम जानते हैं कि यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अगली है वेतन आदि की सुरक्षा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संचित निधि पर भारित व्यय घोषित है, अर्थात इसमें संसद इन खर्चों पर बहस तो कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती। और वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर
उनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किए जा सकते। अगली स्वतंत्रता प्रदान की गई है अवमानना पर दंड देने की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के आचरण पर बहस न करने की शक्ति। अर्थात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के आचरण पर संसद में बहस नहीं की जा सकती है। लेकिन मान लीजिए कि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया चल रही है, तब संसद में उस न्यायाधीश के विरुद्ध बहस की जा सकती है। साथ ही उसकी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में कटौती नहीं की जा सकती है। अधिकारिता बढ़ाने की शक्ति तो संसद को दी गई है, लेकिन कम करने की शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के हस्तक्षेप से भी स्वतंत्र है और सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर रोक है। जो यह रखा गया है प्रावधान, वो इसलिए रखा है कि न्यायाधीश निर्णय देते समय लोभ से बचे रहें तथा अन्य न्यायाधीशों से अपने निकट संबंधों का अनुचित लाभ न उठा सकें। और अगली एक शक्ति या स्वतंत्रता दी गई है इसी मामले में, वह है स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद को बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ताकि शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अच्छी तरीके से लागू रहे। तो यह था टोटल सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगले ऑडियो में हम उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे और संभव हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी हम जानेंगे, ताकि कोर्ट पर एक विशेष रूप से पूर्ण तैयारी की जा सके। और उसके बाद विशेष उद्देश्य न्यायालय जो बनती हैं उन पर भी बात करेंगे, और साथ ही न्यायालय में नवाचार जो हुए हैं अब तक उन पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।